हेलो फ्रेंड्स, राज जुडिशियल एकेडमी में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज मैं आपको सीआरपीसी का सेकंड क्लास लेने जा रहा हूं। जैसा कि इसके पहले मैंने आप लोगों को सीआरपीसी का फर्स्ट क्लास लिया था, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल मैटर का। आज मैं सीआरपीसी का सेकंड क्लास आपको ले रहा हूं, जिसमें मैं आज आप लोगों को कंप्लेंट यानी परिवाद बताने जा रहा हूं, जो सीआरपीसी के सेक्शन 2D में निर्वचन खंड में बताया गया है कि परिवाद क्या है। परिवाद यानी कंप्लेंट, या उर्दू में इसको इस्तिगासा भी कहते हैं। देखिए, परिवाद है क्या? परिवाद मीन्स होता है कि जो कि पुलिस रिपोर्ट नहीं है, मीन्स जो ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, मौखिक या लिखित रूप में जो मजिस्ट्रेट के समक्ष निवेदन किया जाता है वही परिवाद होता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 में या सेक्शन 2D में परिवाद को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि परिवाद वह है जो कि पुलिस रिपोर्ट नहीं है, जो कि मौखिक या लिखित रूप में भी अभिकथन किया जा सकता है। एक्चुअली है क्या कि यहाँ पे कभी कभी जब पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करके, पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी जो कि एफआईआर दर्ज करके किसी कॉग्निजेबल मैटर को यानी संज्ञेय अपराध को असंज्ञेय अपराध के रूप में उसको प्रस्तुत करता है न्यायालय के समक्ष, तो वह पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है। वह पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किया गया रिपोर्ट एक परिवाद माना जाता है। अब पुलिस को परिवादी माना जाता है। मिस कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी जो जिसमें कि एफआईआर दर्ज हुआ है, कोई कॉग्निजेबल मैटर है, कोई संज्ञेय अपराध है, तो ऐसे परिस्थितियों में उस संज्ञेय अपराध को वह पुलिस वाले असंज्ञेय अपराध के रूप में दर्ज करते हैं, और उसका अन्वेषण करने के पश्चात ये पता लगता है, इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात ये पता लगता है कि ये तो कॉग्निजेबल मैटर है, ये तो संज्ञेय अपराध है। तब ऐसे परिस्थितियों में उस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट न समझकर यहाँ पर यह माना जाता है कि यह एक परिवाद है, और पुलिस एक परिवादी के रूप में होता है। एक्चुअली क्या है कि किसी भी अपराध के संबंध में हम दो प्रकार से अपने अपराध के घटित होने के मामले को ले जा सकते हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष। एक तो होता है पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करके, दूसरा होता है परिवाद के माध्यम से। तो पुलिस थाने पर अपराध के घटित होने के एफआईआर दर्ज करा कर ले जा सकते हैं। दूसरा होता है मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद करके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपने मामले को थाने में ले जाता है, एफआईआर दर्ज नहीं होता है, 154 के अंतर्गत 154(3) के अंतर्गत सीआरपीसी की धारा 154(3) के अंतर्गत संबंधित पुलिस अधिकारी को भी मामले को भेजता है, ले जाता है। वहाँ पर भी यदि सुनवाई नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसे परिस्थितियों में वह व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय में निवेदन कर सकता है अपने मामलों को लेकर। यहाँ पर यही कहा गया है कि किसी भी मामले को जब न्यायालय में ले जाया जाता है तो यहाँ पर परिवाद होता है, उस पीड़ित व्यक्ति के द्वारा निवेदन किया जाता है उस मामले की कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, तो एक तो ये तरीका होता है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय में अपना निवेदन ले जा सकता है मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो ये परिवाद होता है। लेकिन ये पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है, ये पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है। लेकिन अगर कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी यदि ऐसे मामले को जो कि संज्ञेय अपराध है उसको असंज्ञेय अपराध के रूप में प्रस्तुत करता है एफआईआर के माध्यम से, तो बाद में यदि पता चलता है अन्वेषण के पश्चात, तो ऐसे पुलिस अधिकारी को परिवादी और उस पुलिस रिपोर्ट को परिवाद समझ लिया जाता है। तो परिवाद देखिए दो तरीके से होता है। यदि पुलिस अधिकारी अगर वो संज्ञेय अपराध को असंज्ञेय अपराध के रूप में प्रस्तुत करता है तब वो परिवाद मान लिया जाता है, और दूसरा जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय में जाता है तब वह परिवाद माना जाता है। देखिए, परिवाद करने की जो एलिजिबिलिटी होती है, जो पात्रता होती है, वो कोई भी व्यक्ति परिवाद कर सकता है, चाहे वो उसे ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो। मतलब ऐसा नहीं कोई अपराध की घटना घटी, कोई पीड़ित व्यक्ति ही जा सकता है,
कोई दूसरा व्यक्ति भी जा सकता है, या किसी से वो सुना हो या किसी से उसके पास ज्ञान हो, तो भी ऐसे परिस्थितियों में उसके लिए वह जा सकता है। परिवाद करने की पात्रता ये भी होती है। तो क्योंकि जो अपराध होता है वो ये माना जाता है यहाँ पर कि वह राज्य के विरुद्ध अपराध होता माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर ऐसे मामलों में जहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे वो उसको ज्ञान हो या उस किसी से सुना हो, तो भी ऐसे अपराध को यहाँ पर परिवाद के रूप में ले जा सकते। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर कि केवल वही व्यक्ति ही ले जा सकता है, जो सीआरपीसी की धारा 195 में लोक न्यास के अपराधों के विरुद्ध में बताया गया है। सेक्शन 198 सीआरपीसी विवाह विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन केवल वही व्यक्ति ले जा सकता है, पीड़ित व्यक्ति। सेक्शन 199 सीआरपीसी मानहानि के विरुद्ध अभियोजन के लिए केवल वही व्यक्ति ही परिवाद कर सकता है। लेकिन साधारणतः सामान्य तरीके से यही है कि पीड़ित व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति भी ले जा सकता है। देखिए, ये तो हो गई परिवाद की परिभाषा, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि परिवाद और इत्तला यानी सूचना, इसमें अंतर क्या है। देखिए, परिवाद एक प्रकार का मजिस्ट्रेट के सामने निवेदन होता है, लेकिन इत्तला या सूचना केवल आपराधिक घटना के घटित होने की केवल जानकारी दी जाती है। यदि पुलिस के सामने यदि कोई अगर यहाँ पर मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई मामला जाता है यहाँ पर, तो कोई परिवाद जाता है, निवेदन किया जाता है किसी अपराध के घटना के घटित होने पर, तो उस पर मजिस्ट्रेट उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर कोई सूचना दी जाती है तो सूचना में यही होता है कि केवल आपराधिक मामलों के घटित होने के मामले में केवल जानकारी दी जाती है। ओके, केवल जानकारी दी जाती है। तो ऐसे परिस्थितियों में यहाँ पर मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को यहाँ पर क्लियर कर दूं कि परिवाद क्या है, कि परिवाद एक प्रकार से निवेदन होता है मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो उस पर मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई करेगा। लेकिन सूचना सिर्फ आपराधिक घटना की सिर्फ एक जानकारी होती है, तो उस पर मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ओके, देखिए, इसके बाद हम लोग ज्वाइंट कंप्लेंट के बारे में भी बात कर ले। संयुक्त परिवाद क्या है। देखिए, संयुक्त परिवाद वो होता है कि जहाँ पर एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई परिवाद करते हैं, तो इसको ज्वाइंट कंप्लेंट कहते हैं, संयुक्त परिवाद कहते हैं। एक संस्था के द्वारा परिवाद होता है। देखिए, कोई एक संस्था के द्वारा, जो उस संस्था में कोई व्यक्ति है, अगर वो भी परिवाद करता है तो संस्था के द्वारा परिवाद कहा जाता है। तो इस तरीके से, इस प्रकार से परिवाद को किया जाता है, जिसमें ये कहा गया है। तो यहाँ पर परिवाद की जो परिभाषा है वो सेक्शन 2D में दिया गया है, सीआरपीसी की धारा 2 में, सेक्शन 2D में। ओके, और जैसे कि एक चीज़ और है कि सीआरपीसी की धारा 156(1) के अंतर्गत, सेक्शन 156(1) के अंतर्गत यदि कोई संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करके पुलिस अधिकारी ये पाता है कि यह असंज्ञेय अपराध है, सेक्शन 156(1) के अंतर्गत यदि कॉग्निजेबल क्राइम के बारे में पुलिस अधिकारी यदि ये पाता है कि यह संज्ञेय अपराध है, तो भी ऐसे परिस्थितियों में पुलिस परिवादी और पुलिस रिपोर्ट परिवाद मानी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि चाहे ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, चाहे यहाँ पर सेक्शन 2D के अंतर्गत यह कहा गया है कि मौखिक रूप से या लिखित रूप से वह न्यायालय के समक्ष एक निवेदन होता है पीड़ित व्यक्ति के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, या जो उसके बारे में, अपराध के बारे में ज्ञान रखता हो या किसी से सुना हो, तो भी वह कर सकता है, क्योंकि अपराध करना राज्य के विरुद्ध अपराध माना जाता है। कोई भी अपराध, चोरी, हत्या, मर्डर, कोई भी आईपीसी के अंतर्गत कोई अपराध करता है, ये किसी व्यक्ति के विरुद्ध, ये राज्य के विरुद्ध में। इसीलिए कहा गया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर चाहे तो निवेदन कर सकता है परिवाद के अंदर। तो परिवाद वही होता है जो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से निवेदन किया जाता है, पहली चीज। दूसरा, जब पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करके संज्ञेय मामलों को असंज्ञेय अपराध के रूप में प्रस्तुत करता है। संज्ञेय अपराध को पुलिस अधिकारी
या थाने का भाषादक अधिकारी एफआईआर दर्ज करके यदि वह यहाँ पर असंज्ञेय अपराध के रूप में उसका अन्वेषण करते हैं और बाद में पता लगता है कि ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ऐसे परिस्थितियों में यहाँ पे ये माना जाएगा कि वो पुलिस जो कि एक परिवादी है और पुलिस रिपोर्ट वो परिवाद मानी जाएगी। क्योंकि किसी भी आपराधिक घटना के बारे में जानकारी जो न्यायालय की प्रक्रिया है वो दो तरीके से दी जाती है, एफआईआर के माध्यम से पुलिस रिपोर्ट बना के दी जाती है, और दूसरा होता है परिवाद के माध्यम से जो कि प्रत्यक्ष रूप से निवेदन की जाती है। तो यही है सेक्शन 2D यानी परिवाद की परिभाषा, जिसमें ये कहा गया है कि मौखिक रूप से या लिखित रूप से ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, चाहे जैसे भी हो, परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष एक निवेदन होता है। मजिस्ट्रेट के समक्ष एक निवेदन होता है जिस पे मजिस्ट्रेट उपबंधों के अनुसार उस पर कार्रवाई करती है। यही मेरा आज कंप्लेंट के संबंध में यहाँ पर आपको सीआरपीसी का सेक्शन 2D मुझे बताना था, आज मैंने बताया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अंतर और सीआरपीसी के सेक्शन 2 के निर्वचन खंड में और जो भी बातें छूटी होंगी उसको बता के पूरा क्लियर करके ख़त्म करूँगा। इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।